अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फ़राज़ हुसैन। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के जो जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी गई थी, उस पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमर फ़रूक और जस्टिस तारक ने इसके दरख्वास्तों पर समाअत की और दलाइल मुकम्मल होने पर उन्होंने जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो जेल में ट्रायल हो रहे हैं बिल्कुल ओपन हो रहे हैं और मीडिया की रसाई भी मुमकिन है। जिस पर बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि इतने ओपन ट्रायल हो रहे हैं कि हमारे किसी एक साथी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। माय लॉर्ड, इस पर गौर किया जाए। तो फैसला महफूज हो चुका है इस हवाले से। और दूसरी जानब अगर सियासी माहौल की बात करें तो आज मरीम नवाज साहबा ने ननकाना में जलसा करते हुए उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुकाबला किसी एक शख्स से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है, बेरोज़गारी से है, महंगी बिजली से है, महंगी गैस से है। जो रोटी 4 रुपए की हम दे रहे थे, आज रोटी वो 30 रुपए की हो चुकी है। हमारा मुकाबला इससे है। और नौजवानों को, बिलखुसूस नौजवानों को हम प्रमोट करेंगे और उनके लिए जो वसाइल हैं वो पैदा करेंगे। और अगर इन मसाइल को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को मौका दें। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा हुकूमत में आने के लिए लोगों से ज़्यादा किसी और पर इन्हिसार कर रहे हैं। और जो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अभी तक तो वो लोगों के सामने, आवाम के सामने मंशूर भी नहीं रख पाए। और मज़ीद उन्होंने कहा, बड़ी अहम बात की उन्होंने आज जलसे में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी और जो मुस्लिम लीग नून है, जो नवाज शरीफ है, वो अपोजिशन में बैठेगा। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार वारिस रज़ा साहब, रज़ा सैयद साहब ये हमने और 2017 में तैयार बहुत कर शुक्रिया दी आप थी सबका। मोटरवे। ये रज़ा साहब, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मैंने आना चाहूँगा कि मोटरवे आज जो इस्लामाबाद हाई 2000 कोर्ट में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस, जो जेल ट्रायल की दरखास्तों के खिलाफ जो समाअत हुई है और फैसला जो महफूज हो गया, क्या आपको लगता है कि इसमें बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है? मतलब कि उनके जो जेल ट्रायल है वो ख़त्म हो गया, अदालत में जो उनके केस लग सकता है? जेल ट्रायल देखिए, पहले तो बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से अगर देखा जाए तो जी। जेल में ट्रायल करना, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है दुनिया भर में। दुनिया में जेल में ट्रायल करने की दो ही सूरतें होती हैं, या तो कोई बहुत ही हाई सिक्योरिटी सूरत हाल हो, ऐसी सिचुएशन के जिसके अंदर कत्लो गारतगरी का कंफर्म खदशा हो कि बम धमाका हो जाएगा या कोई हमला हो जाएगा कातलाना, तब तो जेल ट्रायल होता है। अदरवाइज जेल में ट्रायल होने का वाहिद मतलब यही जाता है कि इसके अंदर आम आवाम को दाखिला नहीं है। अदालतों के हवाले से जो आईन पाकिस्तान में और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अदालतों के बने हुए हैं, उसके मुताबिक जो मेरी महदूद सी मालूमात है वो ये है कि हर अदालत में जो केस है वो ओपन होता है। और ओपन से मुराद ये कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ये इस्तेहकाक होता है कि वो किसी भी मुकदमे की पैरवी को जाकर एक शहरी की हैसियत से सुन सकता है। राइट। और इसी तरह मीडिया को ये भरपूर और मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो कवर कर सकती है तमाम केसेस की हेयरिंग को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त एक सेलेक्टिव सूरत हाल है और उसका जो जस्टिफिकेशन है उसके अंदर भी वजन नजर आता है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, गैर जरूरी होगा, वो एक सीनियर सहाफी हैं, जी। लेकिन वो किसी चैनल से वाबस्ता नहीं है। आजकल उनका ज्यादातर काम यूट्यूब के ऊपर होता है और सुप्रीम कोर्ट की बीट को वो कवर करते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार की तरफ से जो नई हिदायत जारी हुई हैं सहाफियों के रसाई के हवाले से, उन हिदायत के पेश नजर जो मेयार या क्राइटेरिया बनाया गया है उसके अंदर बहुत सारे सीनियर सहाफी जो हैं वो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे कि उनको अदालत की हुदूद में दाखिल होने की इजाजत मिले। अब ये बात समझ से बालातर है। अगर कोई एक आध दो या एक आध दर्जन यूट्यूबर्स जो हैं, अगर वो आपको लगता है कि वो इंतशार फैला रहे हैं, तो आप उनको इंडिविजुअली एड्रेस करें। इस किस्म की पॉलिसी बनाना कि सीनियर सहाफियों को, जो मुस्तनद सहाफी हैं, उनकी रसाई रोक दी जाए अदालतों की कार्रवाई को कवर करने से, इससे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालिया निशान उठता है। लोकली भी सवालिया निशान उठता है और इंटरनेशनली भी सवालिया निशान उठता है। और मेरा ख्याल है कि ये अदालतों को इस जानिब तवज्जो ज्यादा देने की जरूरत है कि उनका जो इंसाफ करने का जो आईनी और कानूनी प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई हर्फ ना आए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए तमाम कार्रवाई और मीडिया को पूरा एक्सेस होना चाहिए।
इस पे तो मैं समझता हूं कि ये तो ऐसी बात ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई डिबेट हो, इस पे तो कोई दो बिल्कुल, राय कोई। क्योंकि क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करने के लिए गया था, लेकिन उनको बाहर ही खड़ा किया कि अंदर उनकी रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। नहीं नहीं, तो ये कोई इस पे तो कोई जवाज ही नहीं है, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। आप मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद लोगों को मौका दे रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी पर और आपके तरीक़ेकार के ऊपर एतराज करें और कंफ्यूजन क्रिएट करें। आप केओस खुद क्रिएट कर रहे हैं इस तरह की पाबंदियां लगा के, माफ कीजिएगा। ठीक है, वारिस साहब आपके पास आऊँगा। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अगर जेल में ट्रायल नहीं करवाए, अदालत में करवा लें ट्रायल, वो अदालत में चले जाएं, तो इससे किसी को क्या मसला हो सकता है? और जो हमारी जो निगरान हुकूमत है, अटॉर्नी जनरल साहब जो पेश हो रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकती है इसकी? देखिए, मैं समझता हूँ कि उसूली तौर से जो रजा साहब की बात है उससे जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक लेकिन है, उसूली यानी मेरा इत्तेफाक है उसूली तौर से। ठीक है। लेकिन सूरत हाल ये है कि रियासतों के अपने मामलात होते हैं और रियासतों की अपनी चाल होती है और रियासतों के अपने तरीक़ेकार होते हैं। और हमने ये देखा है 75 वर्षों में कि रियासत जब दिल चाहती है किसी को मुल्जिम बना देती है, जब दिल चाहती है किसी को मुजरिम बना देती है, मुजरिम को मुल्जिम बना देती है। हम्म। तो हमारे रियासतों का जो मिजाज है या हमारा जो सिस्टम का जो एक खामी है वो यकीनन आज तक मौजूद है। हम उसको क्यों नहीं दुरुस्त कर पा रहे हैं और क्या वजह है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है और मैं इस पर कम से कम 3 से 4 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि चूंकि हमारे पास महदूद वक्त है, लेकिन यानी अगर इसको मैं समेटते हुए मैं ये बात करूं कि यकीनन जो है आम अदालत में मुकदमात का चलाया जाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। इसलिए कि उससे एक ट्रांसपेरेंसी का जो एक शायबा है या ट्रांसपेरेंसी का एक जो गुमान है अवाम में वो ज़रूर होता है। अब आ जाइए दूसरी बात पर, कि बात यह है कि जो शख्स जिसके लिए आप ये बात कह रहे हैं तोशा खाना, वो टोपी पहने, टोप लगाए, अपने आप को सिक्योरिटी के हवाले से महफूज करता चला जा रहा था और जो ये कहता था कि मुझे हर वक्त मरने मकसद मुझे कोई मार दिया जाएगा, दहशतगर्दी का खतरा है, और पूरे 2 बरस ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो अदालतों में सिर्फ इस वजह से हाजिरी नहीं दे सका, जब नहीं दी वकला के जरिए उसने ये कहलवाया कि जनाब सिक्योरिटी का मेरा बड़ा मसला है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो अगर एक जुमला मैं कहूं कि अगर रियासत उसकी हिफाजत कर रही है तो उसके चाहने वाले या उसके मोतकदीन क्यों उस पर एतराज कर रहे हैं? वो तो बड़ा नहीं, बहुत देखिए ना सिक्योर है। वारिस साहब देखिए ना, इससे तो फिर ये है ना, मतलब कि अगर आप समझते हैं कि ये वजूहात अपनाई गई हैं कि सिक्योरिटी का मसला, तो इससे तो फिर हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उन पर एक सवालिया निशान है, उनकी नाअहली सामने आ रही है कि वो एक शख्स को सिक्योरिटी दे के अदालत में नहीं लेके जा सकते। फराज साहब, ये नाअहली जो है वो 2 साल से अदालतों को नजर नहीं आ रही थी। वो अदालतें क्या कर रही थी कि जब वो उनको बुलाती थी और तो वो आते नहीं थे। नहीं, उस वक्त तो वो आजाद थे, अब तो वो उनकी कस्टडी में है, अब तो उनको मतलब के पुलिस के जरिए नहीं, अब नहीं, कस्टडी का मसला नहीं है, अब तो और ज्यादा अहम मसला ये है कि उन साहब की जो है ना सिक्योरिटी ज्यादा अहम है और वो बहुत सिक्योर हैं। वो शुक्र अदा करें कि वो सिक्योर हैं और उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की है कि मेरी सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला है। पहले तो वो टोप तानकर और लोगों को दिखाकर ड्रामेबाजियां कर 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 जो है ना अपने आप को कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी का बड़ा खतरा है। तो आजकल तो वो बड़े महफूज है, उन्हें क्या खतरा है फिर? क्यों इस पर चीखों पुकार की जा रही? बात ये है, सुन लीजिए बात, ये दोहरे मयार नहीं चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि उसूली तौर से मैं और रजा साहब उसूली तौर से और आप भी, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि कोई भी ट्रायल जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए और अवाम को उससे आगाह होना चाहिए। लेकिन जिस शख्स के लिए आप ये बात कर रहे हैं उसका तो खुद दोहरा मयार है।
3.5 से 4 बरस हो गए, दोहरा मेयार के अलावा उसके पास है क्या? यानी यू टर्न वो करता है, झूठ वो बोलता है, धोखाधड़ी वो करता है, और दगाबाजी वो करता है, और प्रोपेगेट वो करता है, रियासत को बदनाम वो करता है। उस वक्त रियासत बहुत अच्छी थी जब वो उनके पीछे खड़ी हुई थी। आज रियासत बहुत बुरी है जो उनके ऊपर से शफकत का हाथ उठा लिया गया है। व्हाट इज द नॉनसेंस? ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा सरकार। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा कि अगर किसी वजूहत पर कुछ वजूहत पर अगर उनके अदालत में नई केस लग सकता है, जेल ट्रायल हो रहे हैं, तो फिर अदालत को, हमारी अदलिया को ओपन ट्रायल्स करवाने की यकीनदानी या फिर यकीनी बनाना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि अब मीडिया को अंदर नहीं जाने देंगे, उनकी फैमिली के लिए रुकावट पैदा होगी। तो अगर अदालत में नहीं केस लग सकता तो फिर ओपन ट्रायल को यकीनी बनाना चाहिए ना। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम फराज। पाकिस्तान के अंदर हर किसी इदारे के अंदर हर किसी पर्सनालिटी को उठा के देख लें, आप सब में दोहरा मयार है, चाहे वो पाकिस्तान की पाक अदलिया ही क्यों ना हो। एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस खुद कैमरा लगा के बैठ जाते हैं जहां उन्होंने नॉर्मल केसेस सुनने हों, तो इमरान खान को चले माना कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, जेन्युइन भी हो सकते हैं, तो वहां ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं हियरिंग हो सकती? वहां क्यों नहीं कैमरे लगाए जा सकते? वहां पे भी तो कैमरे लग के हियरिंग हो सकती है लाइव, ताकि उनकी ऑडियंस जो है, उनके चाहने वाले हैं, वो देख सके, ताकि उसका भी जो क्या कहते हैं पर्दाफाश हो सके कि इमरान खान को क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, वो क्या जवाब दिए जा रहे हैं। तो उसमें तो कोई सिक्योरिटी थ्रेटनिस नहीं होंगे ना। अगर चले जी फेयर ट्रायल अगर आप करना चाहते हैं, माना कि उसकी जिंदगी को खतरा है, तो जेल में कैमरा लगा देना। जैसे हमारे चीफ जस्टिस को चंद दिन शौक चढ़ा था कैमरे के आगे हियरिंग करने का, फिर अब उन्होंने भी बंद कर दिया, लपेट लपूट के उन्होंने साइड पे कर दिया, तो उधर भी कैमरे लगा दे। वो तो ज्यादा जरूरी है, पूरी दुनिया देखे कि हम देखें उस शख्स को, क्योंकि उसकी जान को खतरा था, हमने जेल में ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन साफ शफाफ हो रहा है, ये सवालात हो रहे हैं। आप इस कैमरे की आंख से पूरी दुनिया देख सकती है कि हम इमरान खान के साथ कितना फेयर ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हम करेंगे ना। वो नवाज शरीफ साहब थोड़ी ना है जिनको थोड़ा सा भी डर होगा। देखिए शुक्र मनाए वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि वो जेल में महफूज तो हैं। मियां साहब को तो जेल में भी डर था अपनी जान का, उनको तो डर था मुझे जो है वो जहर दिया जा रहा है, तो वो निकल लिए पतली गली से। तो इमरान खान की चले जी महफूज तो हैं जेल के अंदर। दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को अदालतों में नहीं जाने दिया जा रहा, पाकिस्तान में ना हमेशा उल्टी गंगा बहती आई है। मैं यहाँ यूके में बैठी हुई हूँ, जब मैंने अपना कमबैक दोबारा से सहाफत में किया तो पता चला कि यहाँ पर एक लाइसेंस लेना पड़ता है आपको सहाफत करने के लिए, प्रेस कार्ड जिसको बोलते हैं, जो यूके की बरतानिया की एक ऑथोराइज्ड बॉडी होती है, जो आपको फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हैं और किसी कंपनी के साथ आप रिलेटेड है तो भी आप, लेकिन वो ऐसे नहीं देते। वो मेक श्योर करते हैं कि आप किसी पेपर के लिए लिखते हैं, क्या कर रहे हैं, आपके आर्टिकल अगर आप लिखे जा रहे हैं, वो पूरी एक पूरी गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान में जिसका दिल करता है माइक मुंह में डाल देता है, वो अपने आप को सहाफी डिक्लेयर कर देता है। जिसका दिल करता है यूट्यूब उसके 2-4 फॉलोअर बन गए, वो जी सहाफी बन गया हूँ। तो पाकिस्तान में ये रवायत गलत है। अगर पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग जो सहाफी हैं वो तमाम के तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अगर उनके पास प्रेस कार्ड है पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान की लैंड के मुताबिक, तो उनको पाकिस्तान के कोई भी जो इदारा है वो रोक नहीं सकता, चाहे वो पुलिस हो, फौज हो, कोई भी हो। उसको पास एक लाइसेंस हो जाता है कि वो बंदा जर्नलिस्ट है, चाहे वो किसी टीवी के साथ अटैच है, चाहे वो किसी पेपर के साथ अटैच नहीं है, पर बीइंग ए जर्नलिस्ट वो हर चीज कवर करने का हक है उसको। इसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर पार्शियलिटी होती है या डिस्क्रिमिनेशन होती है तो मैं जरूर सवाल उठाऊं, बट मेरे खुद बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है पाकिस्तान के सहाफियों के बारे में। आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर भी बरतानिया में भी वहां पर मेजोरिटी के पास प्रेस कार्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास माइक होता है टीवी का, वो घुसे होते हैं हर जगह पे और वो बने हुए सहाफी बन गया। हर बंदे के हाथ में माइक आने का मकसद नहीं होता कि वो सहाफी बन गया है। और अगर सहाफी है तो अगर वो सहाफी है, बीइंग अ सहाफी, उसने चाहे वो बूढ़ा है जवान है, तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, प्रेस कार्ड, बिल्कुल वो मस्ट है। यहाँ पे भी वही असूल है। तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर वो सारे रूल्स फॉलो कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान में जाऊं और बाकी साल, क्योंकि वहां पर हमारे किसी सहाफी के साथ जाती हो गई, उसको एंटर नहीं, वो फॉलो कर ले, प्रेस कार्ड होगा उसके पास, वो दे, नहीं इसके बावजूद उसको जाने दिया, इट्स रॉन्ग। वो हमें उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए और आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन अलाउ करना तो इदारों का काम होता है। हमारे काजी साहब भी उन्हीं को पिक एंड चूज करेंगे ना जो उनको बाहर जाके ग्लोरीफाई करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि चले वो भी एक राइट चीज के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया, सेकंड चीज के उनको वो लोग चाहिए अंदर जो उनको जाके बाहर ग्लोरीफाई करे। क्योंकि सुना के बच्चा चंद सहाफियों ने आके बाहर जा, जो एक न्यूट्रल किस्म के सहाफी थे, उन्होंने सच्ची खबरें बाहर आके दे दी, तो वो बड़ा बुरा माना हमारे चीफ जस्टिस ने। तो देखे ना, डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह पे हो रही है। तो इसलिए मैं दोनों को बैलेंस करते हुए कि उधर भी कुछ कमियां हैं हमारे सहाफी बरादरी के अंदर भी,
और कुछ हमारी अदलिया के अंदर भी है। दोनों तरफ डिस्क्रिमिनेशन बराबर की चल रही है। ठीक है, रजा साहब आपके पास आऊँगा वापस कि आज बिलावल भुट्टो ने सरगोदा में जलसा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत में आएगी। तो सवाल यह है कि ये इशारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ तो नहीं जा रहा? क्या उनके लिए तो नहीं खतरे की घंटी बजने जा रही? बहुत ही टू द पॉइंट बात है ये। और जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और खासतौर पे बिलावल साहब की इलेक्शन कैंपेन को बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मायने खेज है ये बात, क्योंकि अब वाज़े तौर पर यहाँ जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये बात बहुत डिस्कस हो रही है कि जो सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है उसका क्योंकि इंतखाबी निशान बल्ला अब उसके पास नहीं है, तो उससे वाबस्ता जो उम्मीदवार हैं वो कानूनी रुकावट की वजह से अब आज़ाद उम्मीदवार हो गए हैं और अलहदा अलहदा निशानात के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जो कि अपने आप को तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा करार देकर वोट लेने जाता है और तहरीक इंसाफ भी ऑल्टरनेट जराए जैसा कि वेबसाइट है उनकी, उसके जरिए या उनका सोशल मीडिया है या इवन उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके जरिए वो इंडोर्स भी कर देते हैं उस प्राइवेट उम्मीदवार को, तो उस उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। ऐसे में अब सूरत हाल क्या हो सकती है? 8 तारीख को पोलिंग होती है। पोलिंग के नतीजे में मान लीजिए कि एक मखसूस तादाद में फर्ज कर लेंगे 100 आजाद उम्मीदवार ऐसे मुंतखब हो जाते हैं कि जो दरअसल किसी के पास बैंगन है, किसी के पास भिंडी है, किसी के पास टिंडा इंतखाबी निशान है, लेकिन उनको किसी के पास शूज है, लेकिन पीछे से उनको तहरीक इंसाफ की इंडोर्समेंट हासिल है। तो जब वो पार्लियामान में पहुंचेंगे तो आईन ये कहता है आपका कि आपको किसी न किसी जमात के साथ शामिल होना है या किसी न किसी जमात के उम्मीदवार को वोट करना है कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए। तो अब अगर वहां बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपनी 50-55 सीटों के साथ मौजूद हो और वो बाकी 100 लोग जो हैं उनको कहीं से इंडिकेटर जलता हुआ नजर आ जाए कि आपकी गाड़ी का रुख अगर पीपल्स पार्टी की तरफ मुड़ जाएगा तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, तो ऐसे में क्या सरप्राइज होगा मियां साहब के लिए कि मियां साहब 100 सीटें लेने के बावजूद भी अपोजिशन की बेंचों पे बैठे हुए होंगे और बिलावल साहब 50-55 सीटें लेकर उन मुबैना 100 आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे होंगे। बिल्कुल हो सकता है ये, इसको रूल आउट करना कि कल अलीम खान साहब ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है जी हमारे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो राब्ते हैं वो हो रहे हैं और हमें यकीन दानी दिलवाई गई है कि जीत कर हम आपके पास ही आएंगे। आजाद उम्मीदवारों से मोहब्बत सबकी जागी हुई है इस वक्त, इसलिए कि आजाद उम्मीदवारों के पास जो एक परसेप्शन है कि उनके पास वोट है, तो उस वोट की मोहब्बत में वो मैग्नेट बने हुए हैं और उनको अपनी तरफ घसीटने के लिए जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी मैग्नेट बने हुए हैं। तो ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है 8 फरवरी के इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, वो आजाद उम्मीदवारों की होती हुई नजर आ रही है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, वारिस साहब आपके पास आऊँगा। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज बात की है, क्या वो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर कम से कम पंजाब में जो है वो कोई डेरा जमा सकते हैं? आपकी आवाज पूरी आई नहीं मेरे पास। वारिस साहब, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आज बिलावल साहब ने कहा है कि जी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या बिलावल साहब आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर वफाक में तो छोड़ें, कम से कम पंजाब में मतलब कि वो सरप्राइज दे सकेंगे नून लीग को? देखिए, मैं इसको बिल्कुल दूसरे तनाजुर में देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुई या मुस्लिम लीग हुई या पीटीआई हुई, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल जमातें हैं और इस मुल्क की बरसर इख्तिदार रहने वाली जमातें हैं, यानी इख्तिदार में रह चुकी हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर बिलावल भुट्टो या अलीम खान या नवाज शरीफ अगर वो ये कहते हैं कि जनाब हम जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको सियासत का सबसे अलमनाक जो है ना बाप समझता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी जुर्रत नहीं है, इन पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी जो है वो तरतीब नहीं है, इन पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी सियासी दानिश भी नहीं है और इन पॉलिटिकल पार्टीज में
इतनी तंजीमी सलाहियत ही नहीं है कि वो अपनी पार्टियों को बेहतरीन तंजीम के तहत मजबूत तरीन पार्टियां बनाए। देखिए, ये एक कमजोरी की अलामत होती है। अगर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं या अलीम खान कह रहे हैं या कोई और XYZ कह रहा है कि जनाब वो जीतेंगे, हम उनको अपने साथ मिला लेंगे, हुकूमत बना लेंगे, ये बुनियादी तौर से ये आज खुद उनसे एक सवाल है कि भाई आप अपनी पार्टी पर इन्हिसार क्यों नहीं कर रहे? आप अवाम में जाएं, अवाम में काम करें, अवाम को डिलीवर करें, अवाम का हिमायत हासिल करें। ये आप सहारों वाली पॉलिटिकल जमातें कभी भी याद रखिएगा अवाम को डिलीवर नहीं कर सकती। ये बड़ा अलमनाक बात है और अफसोसनाक बात है कि बिलावल भुट्टो तो जो है गैर संजीदा किस्म की गुफ्तगू कर या अलीम खान गैर संजीदा किस्म की गुफ्तगू कर पाकिस्तान के सियासी फैब्रिक को खराब करें, पाकिस्तान के जमहूरी फैब्रिक को खराब करें, पाकिस्तान के जमहूरी सियासी तंजीमों के फैब्रिक को, उनकी तरतीब को, उनकी तंजीम को, उनके अवाम में जाने को जो है ना वो करार दे रहे हैं कि अवाम में न जाया जाए, अवाम से राब्ता न किया जाए, मेहनत न की जाए, अवाम दर दर न जाया जाए, बल्कि उनको सहारों की बुनियाद पर हुकूमत तामीर कर ली जाए। तो मैं ये समझता हूं कि मैं सियासत, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये एक अफसोसनाक पहलू के तौर पर देख रहा हूं। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब ने कहा कि सियासी जमातों को अपनी जमातों पर इंसार करना चाहिए, दूसरों के ऊपर उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, जो कि बिल्कुल एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिलावल साहब ने जो बयान दिया है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो है वो हुकूमत बनाएंगे, ये जो उनका बयान है उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं है? देखिए अफराज, एक बात, जब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त आज़ाद कैंडिडेट हैं, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पे ही हुआ है, उनसे उनका बल्ला छीना गया है, तो अब वो आप उनको वैनिश तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सियासत से आउट तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासत में पहले भी आज़ाद कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो क्या उनको आप उनसे हक छीन लेते हैं? जब मियां नवाज शरीफ साहब उनको अपने साथ मिलाते हैं तो क्या उनकी वैल्यू कम हो जाती है? क्या उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासी फैब्रिक को कमजोर कर रहे होते हैं? अगर बिलावल भुट्टो ने ये कहा है तो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी तो छोटी छोटी पोलिटिकल पार्टी से मिलने के लिए गए हैं, वो भी तो चंद लोगों का मजमुआ बना ले आप, 5-10 लोगों का, तो वो भी तो एक इंडिविजुअल 5-10 लोग बैठ के अपना नाम कोई भी पार्टी रख ले, तो मैं तो उसको कहूंगी एक छोटा सा चंकी ना। तो जहां पर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे सिनेरियो में फेंक दिया गया है जहां उनका बल्ला नहीं है, उनका निशान नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाना है। और इस वक्त में अगर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम इन तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो उसमें बुराई क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद इतनी 2/3 मेजोरिटी ले लें कि वो बिलावल को कट टू साइज कर दें, इसमें उनके लिए कहना है कि वो अपनी कारकर्दगी पे अपनी सीटें ले लें, तो मियां नवाज शरीफ साहब को किसने रोका कि वो 4th-5th टाइम ले लें, वो स्वीप कर लें? मैं कहती हूँ क्लीन स्वीप कर लें, कोई ले ही ना सके। मियां नवाज शरीफ साहब के पास तो अब मुद्दे मुकाबले कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक एक बच्चा हुआ खड़ा है सामने, बिलावल भुट्टो। मियां नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले तो कोई है ही नहीं, बच्चे से भी डर रहे हैं आप। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सब कुछ खत्म करके बच्चे से भी डर गए। या ये जो मैंने बहुत पहले कहा था आपके प्रोग्राम में, बहुत पहले, कि आजाद कैंडिडेट आएंगे, अब वो आ गए हैं, वो एक हकीकत बन गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो हाल होने जा रहा है कि अकेले रेस में दौड़ेंगे। मैंने लिखा था पहले भी कि मियां साहब ना पहली ना दूसरी ना तीसरी पोजीशन पे अकेले दौड़ के भी नहीं आ सकेंगे, मतलब अपोजिशन में भी नहीं बैठेंगे। ऑपोजिशन, मैं कहती हूँ आप दुआ करें उनके चाहने वाले कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो ऑपोजिशन लीडर ही बन पाए। मुझे नहीं लग रहा कि वो ऑपोजिशन लीडर भी बन पाएंगे। मुझे बहुत इस वक्त जो है वो काफी मियां नवाज शरीफ साहब का ऑपोजिशन जो है वो नाजुक लग रहे हैं उनके लिए। मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो देती हूँ। सोचिए कि मियां नवाज शरीफ साहब अकेले मैदान में दौड़कर भी किसी की पोजीशन में नहीं आ सकते, कोई वो इतनी सीटें नहीं ले पाते कि वो पार्लियामेंट में अपनी हुकूमत बना सके, तो मियां साहब एज ए MNA या MPA पार्लियामेंट में बैठ के कैसे लगेंगे वेले वेले? जस्ट इमेजिन। ठीक है रजा साहब, आपके पास आऊँगा कि बिलावल साहब ने आज कहा है कि जो मियां साहब हैं वो अवाम से ज़्यादा किसी और पर इन्हिसार कर रहे हैं हुकूमत में आने के लिए, तो क्या ये उनका बयानिया किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है? बिलावल साहब जो है ना, वो तो उनके पास हैं क्लीन शॉट्स, वो बिल्कुल क्लीन शॉट ले रहे हैं। और क्लीन शॉट दो सूरतों में लेता है आदमी।
एक वो आदमी क्लीन शॉट लेता है जिसके सामने हदफ बिल्कुल वाजे हो और हदफ और उसके दरमियान कोई रुकावट ना हो, और दूसरा वो आदमी क्लीन शॉट लेने की अदाकारी करता है जिसके पास ना हदफ हो और ना ही हथियार हो, लेकिन वो सिर्फ ये तासुर दे रहा होता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो क्लीन शॉट ले रहा है। अब मैं ये बिटवीन द लाइंस मैंने बात की है, इसमें से जो बात आपको अच्छी लगे उसको आप पिक कर लीजिए। जहां तक बिलावल साहब का आज का ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मायना खेज है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत में इस मुल्क में कोई भी सियासी कैदी नहीं होगा। इसके अंदर बकौल शायर इस शेर में दरअसल पीटीआई के कारकुनों और वोटरों को मुखातिब करके ये कह रहा है कि अगर तुमने मेरी हुकूमत बनने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे लीडर को जेल से रिहा करवा दूंगा। ये बात कही जा रही है, ठीक है जी, बिटवीन द लाइंस की जा रही है और बड़ी खूबसूरती से की जा रही है और बड़ी वेल रिसीव की जा रही है। इसके ऊपर कहीं कोई कदगन नहीं है। जो बात मैंने वाज़ेह अल्फाज में बयान की, उन्होंने तो परसों बाकायदा तौर पर उन्होंने पीटीआई के सपोर्टरों को नाम लेकर उन्होंने कहा कि जी आप हमें सपोर्ट करें, हम इंतकामी सियासत से जान छुड़वाना चाहते हैं। जी, इसमें एक जुमला अलबत्ता मैं ऐड करना चाहूंगा वारिस साहब की खास तवज्जो के लिए, वो ये कि 2011 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नई रूह फूकी गई थी तो उस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत थी और जरदारी साहब बड़े कंफर्टेबल थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये पीटीआई वाले जो हैं ये सियासी तौर पर नून लीग को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो पीटीआई इतना बड़ा बबल उसका बनने के बावजूद वो कोई खातिर खार नताइज नहीं ले सकी और नून लीग ही जीत के सामने आ गई। तो बताने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा ठीक हो। कई दफा ऐसा भी होता है कि उनकी कैलकुलेशन नजर कुछ और आ रही होती है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है उसका। ठीक है जी, वक्त हुआ है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन वी टॉक। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे के हवाले से। वारिस साहब, आपके पास आऊँगा कि आज नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने ननकाना साहब में जलसे से खिताब करते हुए वही अपने जो 3 अदवार है, कारकर्दगी है, वही बताई है और जो बातें उन्होंने हाफिजाबाद में की, जो बातें उकाड़ा में की, वही बार बार बातें दोहराई जा रही हैं। जैसे आज बिलावल साहब ने भी कहा कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले अभी तक कोई अवाम के सामने मंशूर नहीं रख पाए, और आपने भी कहा था कि नवाज शरीफ जब खुद आएंगे जलसों में तो अवाम के सामने मंशूर रखेंगे। तो क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार है नून लीग, मंशूर अभी तक अवाम के सामने नहीं रख पाई? देखिए, नवाज शरीफ जो है ना, आप ये बात मान लें और आज नहीं मानेंगे तो आपको कल मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो संजीदगी के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहा है या इस्टेब्लिशमेंट के खेल का खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी, उसका नाम नवाज शरीफ। आज नहीं आप बात मानेंगे, ये कल मानेंगे आप, एक बात। दूसरी बात, उसी के पेशे नजर वो अपनी स्ट्रेटेजी कर रहा है। देखिए, उनके जितने आप जलसे देख लें, जो आपने तकरीरों का हवाला दिया, वो कोई बात नहीं कर रहा, खुद कोई बात नहीं कर रहे। यानी बिलावल गोया के ऐसा आपको लग रहा है कि बिलावल बिलबिला रहे हैं और बिलबिला के वो हमले किए चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये मैं रेफर करूंगा रजा साहब की कल की गुफ्तगू पर, कि रजा साहब की अगर आपको कल की गुफ्तगू याद हो तो उन्होंने बहुत शाइस्तगी से ये बात कही थी कि ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से स्टेज सजाया गया है और इस स्टेज को इसी तरीके से रखा जाने के लिए कहा गया है। तो लिहाजा जो नवाज शरीफ की ड्यूटी है वो नवाज शरीफ अदा कर रहे हैं, जो बिलावल की ड्यूटी है वो बिलावल अदा कर रहे हैं। तो आप इस स्टेज का जब ड्रॉप सीन होगा तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि वजीर आजम के लिए वो नवाज शरीफ को कबूल सबसे पहले मुबारकबाद देने वालों में बिलावल होंगे और सबसे पहले हार पहनाने वालों में जो है ना आसिफ जरदारी होंगे। मतलब तो आप कह रहे हैं, जैसे आज बिलावल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ जो है वो आवाम से ज्यादा किसी और पर इन्हिसार कर रहा है हुकूमत में आने के लिए, तो ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं। वो किस पर इन्हिसार कर रहे हैं आप मुझे बताइए। कि उन्होंने एक जुमला अदा किया कि मेरे अब्बा ने कहा मुझसे कि हमने किसी को जबान दी हुई है,
ये जुमला कहा ना उन्होंने हाँ। कि मैं तो 16 माह की गवर्नमेंट छोड़ना चाहता था, हमारे अब्बा ने कहा कि मैंने किसी को जबान दी हुई है। तो भाई क्या आवाम को जबान दी हुई थी? किसको जबान दी हुई थी उन्होंने? बताए ना फराज साहब। आप जवाब आपको भी पता ही है ना सर, आपको भी पता है। तो फिर ये क्यों बात कर, नहीं ये बचकाना बात ना किया करें। ये खासतौर से बिलावल भुट्टो जरदारी, तो भाई आपके बाप ने किसको जबान दी थी वो भी बता दीजिए बराए करम। तो ऐसा नहीं होता, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है किसी अब दूसरे आप के ये ऊपर। बताएं कि आने वाले वक्त में मंशूर अवाम के सामने रखेगी नून लीग या नहीं? बिल्कुल रखेंगे, और नून लीग जो है बिल्कुल मंशूर भी रखेगी, सब कुछ रखेगी। इस वक्त जो अगर देखिए हमें होता क्या है, हम तीनों 3 से 4 आप भी उसमें शामिल हैं, हम बुनियादी तौर से एक पॉलिटिकल जायजा ले रहे होते हैं और ईमानदारी से जायजा लेने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कहीं हम जज्बाती भी हो जाए, हो सकता है कहीं हम जो है ना इख्तलाफ राय भी हो जाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है हम चारों की कि हम ईमानदाराना तरीके से अपनी बात आवाम तक पहुंचाएं। ठीक है, बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज में जो संजीदा पॉलिटिकल जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से चलाई जा रही है। और मुझे बहुत अफसोस है, बराबर मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए कि पीपुल्स पार्टी के सियासी शऊर स्टेक पर लगा हुआ है। और आप अंदाजा करें कि आज मसरूर एहसन का मुझे एक क्लिप भेजा मेरे दोस्त ने, मैं नाम बाद में बताऊंगा आपको, कि उन्होंने अपने पोस्टर पर लिखा हुआ है कि पाक फौज को सलाम। आप मुझे बताइए, पीपुल्स पार्टी का ये हाल है, ये किसको सलाम कर रहे हैं? आप बता दीजिए। ठीक है जी, तो आपका भैया पॉइंट आ गया है। सफीना आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में नून लीग जो है वो अपना मंशूर अवाम के सामने रखेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्शन में तो सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और बड़े कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, जैसे उनको यकीन है कि हम मंशूर अवाम के सामने ना भी रखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? 16 डेज रह गए हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनके मंशूर का कहीं दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है। एक्चुअली वारिस साहब ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पहले भी लाडले थे, अब भी लाडले हैं। उन्होंने खुद इकरार किया कि वो जो सेट है वो उसी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक विंग कठपुतली, हम जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, यही पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। तो कठपुतलियों को रोल दिया गया है कि तुमने इतना नाचना है, तुमने इतना नाचना है, बिहाइंड द सीन कोई इस तरह से नाचेगा, कोई म्यूजिक ये बजाएगा, कोई म्यूजिक वो बजाएगा। तो फिर ये क्यों निकल के बाहर यानी वो शादियों में बरातियों की तरह नोट बिछा रहे हैं, फेंक रहे हैं? मियां साहब को क्या इतना इस उम्र में तकलीफ देने की जरूरत है? मियां साहब भी घर बैठे एक बच्चे से, आप लोग कह रहे हैं बच्चे को कोई जवाब नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ साहब की तो चीखें निकल गई थी, उन्होंने तो कह दिया था, जलसे में खड़े होकर जवाब दे दिया था बच्चे को। तो ये ना आप कहें मियां साहब को बड़ी फोर्स, उनके कंट्रोल्ड जो पास वाले हैं, मरियम नवाज से, डैडी आपने नहीं रिप्लाई करना, डैडी आपने नहीं रिप्लाई करना, हमने दिखाना है कि ग्रेस, डैडी ये हमारे लेवल की बात नहीं है, हमने बिलावल को रिप्लाई नहीं करना, कूल रहना है। तो वो ये टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं। अदरवाइज शहबाज शरीफ की अगर चीखें निकल गई हैं बिलावल के स्टेटमेंट से, तो सोचे मियां साहब का क्या हाल हो रहा होगा, मरियम नवाज साहिबा का क्या हाल हो रहा होगा। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। देखिए वो किस वक्त अपना ये लूज करते हैं और वो रिप्लाई करते हैं। मियां साहब के वैसे भी जो सिचुएशन है वो थोड़ी डम गुडू हो रही है, क्योंकि वो उनको फियर भी है। अभी जैसे हमारे नई एजेंसीज ने इतला दे दी है कि कुछ सियासतदान जो है वो अगवा भी हो सकते हैं। हाँ, जलसों में जो है दहशतगर्दी का भी खतरा है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मियां साहब अपना जान हथेली पर रख के जलसों में जा रहे हैं और वो बाय रोड भी सफर करने से अवॉइड कर रहे हैं। वो जहाँ भी जहाज में रहे हैं मोस्टली। तो नहीं आज तो मियां बाय साहब रोड के गए। लिए बहुत टेंस तो है मियां साहब, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टेंशन इस चीज की भी है कि अगर मैं अकेला मैदान में दौड़कर भी कुछ ना कर पाया तो मेरी अपनी सियासत स्टेज पे लग जानी है। इक़्तिदार तो बात की बात है, मिलना ना मिलना। ठीक है, रजा साहब आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब ने कहा कि नून लीग जो है वो बिलावल को कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दे रही, रिप्लाई नहीं उनका कर रही, हालांकि बिलावल रोज़ जलसों में नून लीग पर तनकीद करता है, मियां साहब पर तनकीद करता है, लेकिन नून लीग की जानब से, उनकी क़यादत की जानब से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनको। तो क्या नून लीग ज़्यादा हल्का नहीं ले रही बिलावल को?
देखिए जनाब, हम मिलकर एक फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म के अंदर हीरो लेते हैं 2-3। एक हीरो है अदनान सिद्दीकी और एक हीरो है हुमायूं सईद। तो अदनान सिद्दीकी का डायलॉग ये है कि वो आके कहते हैं कि देखो ये हुमायूं सईद जो भी डायलॉग बोल रहा है, ये डायलॉग इसको स्क्रिप्ट राइटर ने लिख के दिए हैं और ये सारी अदाकारी डायरेक्टर के कहने पे कर रहा है, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये मेरे दिल की आवाज है, मैं जो बोल रहा हूँ ये हक और सच है। अदनान सिद्दीकी जो है ये हमेशा डायलॉग बोलता है स्क्रिप्ट राइटर के लिखे हुए। तो ये काम हो रहा है ये इस वक्त। मतलब ये बिलावल जो साहब डायलॉग ने, बोले जा रहे हैं ये खलीलुर रहमान कमर के लिखे हुए हैं। जी जी जी, तो बिलावल साहब इशारा कर रहे हैं कि ये मियां साहब डायलॉग बोल रहे हैं। जनाब ये बिलावल साहब का भी डायलॉग ही है, ये उनका डायलॉग है कि उनको ये कहना है कि मियां साहब किसी का लिखा हुआ डायलॉग बोल रहे हैं। ये है पूरी फिल्म की कहानी, अगर आप जानना चाहें तो। ठीक है वारिस साहब, आपसे क्योंकि प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी बड़ा शॉर्ट रह गया है। सफीना ने जैसे जिक्र किया कि आज महकमा दाखिला की जानब से पंजाब में एक मरासला जारी किया गया जिसमें कहा गया कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि दहशतगर्द जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को अगवा करें और यर्ग माल बनाएं और जलसों जुलूसों और रैलियों पर भी कोई हमला हो सकता है। तो क्या इस जब 12 से 14 दिन रह गए इलेक्शन में, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो इस मौका पर इस तरह की सूरत हाल क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस पर उसूली मौक़िफ़ मेरा ये है कि ये अगर रियासत की जानिब से ये बात की जा रही है तो ये रियासत की नाकामी है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि रियासत जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करने का नाम है। रियासत इस चीज़ का नाम है कि अगर कोई अफरा तफरी हो, कोई हंगामा खेजी हो या दहशतगर्दी की कोई अलामत हो तो रियासत उन पर काबू पाने की पूरी सलाहियत रखे। ये नहीं कि ऐलान करके अवाम पर जो है ना आधा बोझ डालकर और दस्तबरदार हो जाए कि जनाब हमने तो आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उसूली तौर से तो ये रियासत की कमजोरी है। किसी भी कमजोर रियासत का निशानदेही है कि वो अवाम को आगाह करके अपनी जिम्मेदारियों से जो है ना बचना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के हालात जो है ना वो हर जगह होते हैं। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन होते हैं तो इस किस्म के मामलात होते हैं, ये खदशात होते हैं, लेकिन उनको रियासत जो है ना कैरी आउट करती है। तो रियासत को ये तमाम खदशात को, तमाम इम्कानात को या जो भी उसके रिजर्वेशन है मतलब सिक्योरिटी को, उनको सूरत हाल रियासत को यकीनी बनाना चाहिए। यकीनी बनाना। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। रास्ते में ये भी जिक्र किया गया कि हो सकता है इस चीज़ का भी खदशा है कि पोलिंग डे वाले दिन भी जो पेपर हैं या फिर बॉक्स हैं या फिर जो इलेक्शन के नतीजे हैं वो भी छीने जा सकते हैं। तो इस वक्त इस तरह का मरासला जारी होना तमाम सियासी जमातों के वोटर्स के लिए या उनका जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, खौफ नहीं पैदा होगा? फिर आवाम जो है वो उस तरह से बाहर नहीं आ पाएगी और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल के साथ ये काम होगा। कैसे ये सर्वाइव करेंगे फिर हम? प्लस देखिए, पाकिस्तान की जो पाक अफवाज है ना, तो वो तो भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको भरपूर स्ट्रेंथन प्रोवाइड करें, भरपूर ताउन वो तो दे रहे हैं। उसमें तो बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं कि वो इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के सिविलियन अदारे फेल होते हैं तो कल कला को फिर आप लोग कहेंगे कि पाक अफवाज नहीं इलेक्शन चाहती थी। अब ये जो थ्रेट अलर्ट्स आ रहे हैं, इसका काम हमारे दूसरे इदारों की भी जिम्मेदारी है। अगर जो हमारा इलेक्शन कमीशन कुछ करने में फेल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आप पाक फौज पे नहीं डाल सकेंगे। अगर पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम बैठ जाएगा और वहां पर अगर कुछ chaos क्रिएट हो जाता है, अगर जजेस कुछ इस्तीफे दे देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पाक फौज पे डालेंगे। पाकिस्तान के इदारे इस वक्त आपस में गुड ही नहीं, कोलैप्स भी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में जो है, पहले हमारे पास बहुत एक इजी टारगेट होता पाक अफवाज। इस दफा किसी के पास ये चांस नहीं जा रहा कि वो पाक अफवाज की तरफ उंगली खड़ी कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी इदारे जो है वो कोलैप्स करते हुए लोगों को फिजिकली नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहेगा तो आप ये नहीं कह सकते नहीं फौज चाहती थी। अगर पाकिस्तान की अदलिया कुछ करने में नाकाम होती है तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि पाक फौज ये चाहती है। तो लिहाजा इस दफा जो कुछ भी होगा, जैसे पिछले सारे सिस्टम में भी यही पार्लियामेंटेरियन सब कुछ करके गए हैं, इस वक्त भी जो इंटर्म सेटअप बैठा हुआ है वही सब कुछ कर रहा है। आगे भी अगर आने वाले इस हफ्ते में भी कुछ होता है तो इसका इल्जाम इन्हीं सिविल इदारों और पार्लियामेंटेरियन सियासतदानों के ही खाते में जाएगा और मैं इन्हीं को जिम्मेदार ठहराऊंगी। ठीक है सफीना, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान में जो
इस वक्त सिक्योरिटी के खदशात हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और रियासत को इस चीज़ पर कंट्रोल करना होगा ताकि 8 फरवरी को पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो पाए। और उम्मीद करते हैं कि रियासत इस पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल उस पर उसको यकीनी बनाएगी। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।